हाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मुझे देखने वाले सारे स्टूडेंट्स को, सारे भाई बहनों को नमस्कार। आइए शुरू करते हैं आज अपनी यात्रा में अगले पड़ाव को। वकैब पावर क्लास, हमारी जो वकैब की क्लास है वो 125 125वीं क्लास है वकैबलरी की। और वकैब मंत्रा डे 18, यानी कि डे 18 जो हमारी बुक है वकैब मंत्रा, उसमें से डे 18 में से लिए गए शब्द हैं ये, जो कि हम करने जा रहे हैं। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शब्द, और ये सारे के सारे बड़े तार्किक और बड़े काम आने वाले शब्द हैं बेटा। ये आपको आम बोलचाल की भाषा में भी आपको दिखाई देंगे, और कंपटीशन एग्जाम की सिनोनिम एंटोनिम वन वर्ड वगैरह में तो बहुत आम दिखाई देंगे। और न्यूज़पेपर स्पीड से कैसे पढ़ा जाए, उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। न्यूज़पेपर को स्पीड से पढ़ने का एक सबसे बड़ा साधन होता है कि आप अच्छे शब्दों और अच्छे वाक्यों के ऊपर अपनी पकड़ बनाएं। राइट। सो अगर आप अच्छे शब्दों और अच्छे वाक्यों के ऊपर पकड़ बना के चलते हैं तो यू वोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। सो पहला वर्ड हमारे पास आ रहा है, बोलेंगे कैरिकेचर। बोलो शाबाश, बहुत अच्छे। कैरिकेचर, देखिए तोड़ लिया करें। मैं बार बार कहता हूं कि वर्ड को तोड़ के पढ़ेंगे तो और भी अच्छा समझ में आएगा। कैरिकेचर, कैरिकेचर, कैरिकेचर का मतलब कार्टून होता है। किसी व्यक्ति का जब मजाक उड़ाने के लिए उच्चारण लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूं यहाँ पे कैरिकेचर। कैरिकेचर, वैसे अ साउंड आता है, र लगाना चाहो र भी लगा दो, वो ब्रिटिश हो जाएगा और अमेरिकन हो जाएगा वो। कैरिकेचर, र लगाओगे तो अमेरिकन है, अ लगाओगे कैरिकेचर। कैरिकेचर का मतलब कार्टून। किसी का मजाक बनाने के लिए किसी का मजाक बनाने के लिए जो कार्टून्स बना दिए जाते हैं, जैसे कार्टून कोना आता है न्यूज़पेपर में, और बहुत बार आप देखते हैं कि सो सॉरी करके प्रोग्राम है आज तक पे, या बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं, राइट। वहाँ पे कैरिकेचर्स बनाए जाते हैं अलग अलग पॉलिटिशियंस के। तो कार्टून, पिक्चर, स्केच, ड्राइंग बनाई जाती है। जैसे स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो और क्लियर हो जाएगा। द कैरिकेचर, मेरे साथ बोलेंगे स्टेटमेंट को, शाबाश। द कैरिकेचर ऑफ द मेयर, इसका मतलब जो मेयर का जो कार्टून बनाया गया, द कैरिकेचर ऑफ द मेयर इन हिज या इन दिस मॉर्निंग्स पेपर इज द बेस्ट ही हैज एवर ड्रॉन। इसका मतलब जो पेंटर है, जिसने बनाया है, हम कह सकते हैं स्टेटमेंट को, द कैरिकेचर ऑफ द मेयर इन दिस मॉर्निंग्स, द कैरिकेचर ऑफ द मेयर इन दिस मॉर्निंग्स पेपर इज द बेस्ट ही हैज एवर ड्रॉन। यानी कि ही मतलब यहाँ पे कौन है, जो भी कार्टूनिस्ट है जिसने बनाया है उसको, यानी कि ये बेस्ट कार्टून है जो उसने आज तक बनाए हैं सारे के सारे। यानी कि मेयर का जो कार्टून आज के मॉर्निंग पेपर में बनाया गया है वो आज तक का, ये जो ही है मतलब जो कैरिकेचर बनाने वाला है, जो कैरिकेचर आर्टिस्ट बोला जाता है उसको कार्टूनिस्ट बोला जाता है, राइट। सो जो कार्टून बनाता है, सो द कैरिकेचर ऑफ द मेयर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा स्कूल की दीवारों पर लोग एक दूसरे के कार्टून बना देते हैं, तो डोंट मेक कैरिकेचर्स ऑन द स्कूल वॉल, राइट। कैरिकेचर का मतलब क्या हो गया, कार्टून बना देना, राइट। कई बार मजाक उड़ाने के लिए भी कह देते हैं कि योर फेस इज लाइक अ कैरिकेचर, एक कार्टून के जैसा तुम्हारा चेहरा है। तो कैरिकेचर का मतलब क्या हो गया, एक कार्टून, एक पिक्चर, एक स्केच, एक ड्राइंग, जो खासकर एक फनी वे को रिप्रेजेंट करती है, राइट। उसमें होता क्या है बेसिकली, मान लीजिए जो यूजुअल उसका नाक है, उस नाक को थोड़ा बड़ा कर दिया, राइट। जो यूजुअल कान है उस कान को थोड़ा सा छोटा कर दिया, या फिर कान को बड़ा कर दिया, मतलब ऐसा होता है उसमें जो मजाक बनाया जाता है, दैट्स कॉल्ड कैरिकेचर। तो बहुत बार पीपल ट्राई टू मेक कैरिकेचर ऑन द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, राइट। सो वी शुड नेवर डिस्पॉइल और डिफेस द पब्लिक मॉन्यूमेंट्स। जो हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स हैं उनको हमें ख़राब नहीं करना चाहिए बाय ड्राइंग कैरिकेचर ओवर देयर। सो कैरिकेचर का मतलब कार्टून्स होता है, राइट। मेरे साथ सेंटेंस बोलेंगे कि वी शुड नेवर ड्रॉ कैरिकेचर्स ऑन स्कूल वॉल्स। हमें कभी भी स्कूल के वॉल्स पर कैरिकेचर नहीं बनाने चाहिए। ऐसा महसूस करेंगे जगह जगह पर, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनसे ड्राइंग तो अच्छे से होती नहीं, राइट, बट दे ट्राई टू मेक कैरिकेचर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, राइट। सो कहते चिल्ड्रन मेक कैरिकेचर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, राइट। सेंटेंस फिर से आ गया, द कैरिकेचर ऑफ द मेयर इन दिस मॉर्निंग्स पेपर। सेंटेंस को पढ़ेंगे तभी कॉम्प्रिहेंशन आएगी, राइट। कैरिकेचर जो मेयर का बना है इस मॉर्निंग में, मॉर्निंग के पेपर में, वो सबसे बढ़िया है जो उसने आज तक बनाया है। अगला शब्द हमारे पास आ रहा है कॉन्फ्लैग्रेशन। बोलो, माने बहुत बड़े लेवल पर जो आग लगती है, दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्लैग्रेशन बेटा। कॉन्फ्लैग्रेशन, बहुत बड़े लेवल पर आग, बहुत बड़े लेवल पर कॉन्फ्लैग्रेशन, राइट। उच्चारण इसका कॉन्फ्लैग्रेशन है। फायर, फ्लेम्स, कंबशन, कंबशन का मतलब आग है, आगजनी वगैरह जो होती है, आग लग जाती है। इन्फर्नो, इन्फर्नो एक मूवी भी है, बहुत बड़े लेवल पर आगजनी जो होती है, जिसमें बहुत बड़े लेवल पर पेड़ जल जाते हैं, बिल्डिंग्स जल जाती हैं, लोग मरते हैं, राइट। और आग का उल्टा क्या माना जाएगा, पानी। भाई वाटर और हाइड्रो का मतलब क्या है, हाइड्रो पावर का मतलब क्या है, पानी से बनी हुई वस्तुएं या पानी से बनी हुई चीज़।
राइट। अच्छा, कॉन्फ्लैग्रेशन को हम रिश्तों में आग लगाना या व्यक्तियों के दिमाग में आग लगाना या भड़काना भी हो सकता है। सेंटेंस देखो कितना गजब का है। द गवर्नमेंट हैज टर्न्ड अ माइनर लोकल प्रॉब्लम, राइट, द गवर्नमेंट हैज टर्न्ड अ माइनर लोकल प्रॉब्लम इनटू अ फुल ब्लॉन रीजनल कॉन्फ्लैग्रेशन। इसका मतलब क्या है? सरकार ने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए क्या किया जाता है, कई बार कोई छोटी सी घटना घटित होती है उसको इतना ज़्यादा बूम कर दिया जाता है, इतना ज़्यादा दिखा दिया जाता है कि वो एक फुल ब्लॉन रीजनल कॉन्फ्लैग्रेशन बन जाती है, चारों तरफ आग ही आग फैली होती है। कि सरकार ने क्या किया, एक छोटी सी लोकल प्रॉब्लम को एक फुल ब्लॉन रीजनल कॉन्फ्लैग्रेशन, ये बहुत गजब का एक्सप्रेशन है, आपको स्पेशल लिखना चाहिए ये। अ फुल ब्लोन यानी कि पूरी भड़की हुई, अ फुल ब्लॉन रीजनल कॉन्फ्लैग्रेशन, राइट। सो हम स्टेटमेंट कह सकते हैं कि हम ऐसे अपने वाक्य भी बना सकते हैं, डोंट टर्न दिस माइनर कमेंट इनटू अ फुल ब्लोन कॉन्फ्लैग्रेशन। हम कह सकते हैं ना कि भाई ये छोटे से कमेंट को आप एक यार कॉन्फ्लैग्रेशन मत बनाओ, राइट। सो हम कह सकते हैं कि द कॉन्फ्लैग्रेशन ऑफ डिस्ट्रस्ट, द कॉन्फ्लैग्रेशन हैज ऑफ डिस्ट्रस्ट हैज बर्न्ट द रिलेशंस इनटू एशेस। द कॉन्फ्लैग्रेशन ऑफ डिस्ट्रस्ट यानी कि जो अविश्वास का, शक का जो आग है, जो शक की लपटें हैं, उसने रिश्तों को क्या कर दिया है, राख में कन्वर्ट कर दिया है। तो हम कह सकते हैं कि द कॉन्फ्लैग्रेशन ऑफ मिसट्रस्ट हैज बर्न्ट द रिलेशंस इनटू एशेस, यानी कि उनको राख में, एक विश्वास में एक ताकत होती है जो रिश्तों को जोड़े रखता है, पर जो अविश्वास है, जो डाउट है, उसकी आग बड़े से बड़े रिश्ते को खत्म कर सकती है। तो हम कह सकते हैं द कॉन्फ्लैग्रेशन ऑफ मिसट्रस्ट, द कॉन्फ्लैग्रेशन ऑफ डाउट यानी कि शक से लगने वाली आग, राइट। ये सेंटेंस बड़ा प्यारा है। द गवर्नमेंट हैज टर्न्ड, आपने लिख लिया होगा, द गवर्नमेंट हैज टर्न्ड अ माइनर लोकल प्रॉब्लम इनटू अ फुल ब्लॉन रीजनल कॉन्फ्लैग्रेशन, यानी कि सरकार, कई बार क्या होता है कि भाई बेशक से कुछ भी हालत हो लोगों की, उन्हें कुछ लेना देना नहीं होता। कई बार सरकार बड़े पॉलिटिकल फायदे के लिए छोटी मोटी घटना को भी बहुत बड़ा करके दिखा सकती है। सो द गवर्नमेंट हैज टर्न्ड अ माइनर लोकल प्रॉब्लम इनटू अ फुल ब्लॉन रीजनल कॉन्फ्लैग्रेशन। बड़ा प्यारा सेंटेंस है। अगला वर्ड है कॉन्टिंजेंसी। नोट कर लिया होगा आपने मेरे हिसाब से, और स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करें। अगर आप नोट नहीं कर पाते हैं तो यू मस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, क्योंकि यूट्यूब पे तो वो बहुत आसान है, यू कैन इजीली टेक अ स्क्रीनशॉट ओवर देयर। अगला वर्ड है कॉन्टिंजेंसी। पहला शब्द आपने क्या किया था बताओ, कैरिकेचर। सेकंड हमने क्या किया, कॉन्फ्लैग्रेशन। अब हम करने जा रहे हैं कॉन्टिंजेंसी। कॉन्टिंजेंसी का मतलब होता है किसी तरीके की आपातकालीन व्यवस्था, राइट। आपातकालीन में जो किया जाता है, जो ऑन द स्पॉट काम आ जाए, दैट्स कॉल्ड कॉन्टिंजेंसी। जैसे कॉन्टिंजेंसी फंड्स आपने सुना होगा कभी, हैव यू एवर सीन कॉन्टिंजेंसी फंड्स? इसका मतलब क्या है, कॉन्टिंजेंसी फंड्स का मतलब क्या होता है, यानी कि ऐसे फंड्स कि भाई ठीक है सब चलता रहेगा। कई बार होता है ना कि भाई एक काम करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सारे पार्टनर्स ने मान लो 10-10 लाख रुपए मिलाए, मान लीजिए 5 पार्टनर हैं तो 50 लाख रुपए इकट्ठे हुए, 10-10 लाख रुपए सबने मिलाए, 5 पार्टनर है, 50 लाख रुपए इकट्ठे हुए। 50 लाख रुपए जब इकट्ठे हो गए तो इन्होंने क्या किया, 50 लाख में से एक काम करते हैं, 25 लाख रुपए हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं और 25 लाख डाल देते हैं कहाँ पे, कंटिजेंसी फंड्स में। कंटिजेंसी फंड्स का मतलब अगर कोई इमरजेंसी बन जाती है या फिर हमारा बिजनेस एकदम से बूम नहीं कर पाता, कोई आपातकालीन घटना घटित हो जाती है, कोई ऐसी बात हो जाती है, तो उस फंड्स को इस्तेमाल किया जाएगा। इमरजेंसी फंड्स हो गए, राइट, वो इंसिडेंटल फंड्स हो गए, वो इवेंचुअलिटी के फंड्स हो गए कि अगर ऐसी कोई घटना घटित हो गई तो ये मेरे काम आएगा, राइट। और कंटिजेंसी सपोर्ट सबसे ज़्यादा किसकी होती है, कंटिजेंसी सपोर्ट सबसे ज़्यादा किसकी होती है आपके हिसाब से? आप कहोगे फैमिली की, रिश्तों की, इसकी उसकी, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी अपने दिमाग के ज्ञान की, एजुकेशन की, राइट। बहुत बार ऐसा होगा कि आपकी ज़रूरतें, राइट, आपकी ज़रूरतें, मतलब वासनाएं नहीं कह रहा हूँ मैं, आपकी ज़रूरतें कई बार इतनी ज़्यादा गहन होंगी कि हर एक व्यक्ति उस ज़रूरत को समझ नहीं पाएगा, राइट। इवन आपके रिश्ते भी नहीं समझ पाएंगे, पर आपका अपना दिमाग, आपका अपना ज्ञान हमेशा आपको रास्ता दिखाता है। तो सबसे ज़्यादा कंटिजेंसी की जो सपोर्ट मिलती है वो आपको मिलती है आपके अपने ज्ञान से। सो योर नॉलेज इज़ द ग्रेटेस्ट कंटिजेंसी सपोर्ट फॉर यू। ये वाक्य ज़रूर लिखिएगा, योर नॉलेज इज द ग्रेटेस्ट कंटिजेंसी सपोर्ट
फॉर यू। जैसे आप अपने दोस्त तो रिश्ते क्यों बनाते हैं? रिश्ते किस लिए होते हैं? रिश्ते इसलिए होते हैं क्या कि जो मलाई मलाई हो वो खा जाओ खुद, राइट? जो मलाई मलाई हो, जब भी मलाई की बारी आए तो मलाई में सबसे आगे जीभ अपनी अड़ा दो, राइट? रिश्ते इसलिए होते हैं कि मलाई जब भी आई कि भाई इसमें से मलाई क्या निकलेगी, भाई ये मलाई निकलेगी तो ये मलाई तो मेरी, बाकी और जो लस्सी बचेगी उस लस्सी में तुम खुश रहो। रिश्ते इसलिए नहीं होते हैं। रिश्ते की बात होती है तो वो इवेंचुअलिटी की होती है। वो किसकी होती है? कंटिंजेंसी की होती है, कि अगर मुसीबत होगी तो एक दूसरे के काम आना। दैट्स कॉल्ड कंटिंजेंसी। ये नहीं है कि बिजनेस बूम करेगा तो प्रॉफिट होगा तो फिर ये होगा तो फिर ये होगा, इसलिए नहीं होते रिश्ते, राइट? रिलेशंस आर फॉर व्हाट? कंटिंजेंसी। वो कंटिंजेंसी के लिए होते हैं। और रियल में तो रिश्तों का वही टेस्ट होता है जो हकीकत में बिना एहसान दिखाए मुसीबत में आपके साथ खड़े हो सके। मैंने कहा बिना एहसान दिखाए, बिना चीज़ों की गिनती कराए, राइट? जो करता चला जाए, दैट इज कॉल्ड कंटिंजेंसी। सो कंटिंजेंसी, इमरजेंसी, इवेंचुअलिटी। हैव यू मेड एनी कंटिंजेंसी प्लान्स इन केस समथिंग गोज रॉन्ग? देखो बहुत गजब का सेंटेंस है। मान लीजिए कोई भी अगर कोई बड़ा काम करने के लिए जा रहा है, मान लीजिए कोई आपका दोस्त है, उसकी अच्छी भली जॉब नौकरी लगी हुई है, उसकी 5-6 लाख रुपए उसे महीने के मिलते हैं, मतलब 60-70 लाख रुपए उसका साल का उसकी इनकम है। वो कहता है मैं तो जॉब क्विट कर रहा हूँ और मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा अपना। कहते भैया ठीक है, तू बिजनेस तो स्टार्ट कर रहा है, पर आप उसे कहोगे ना एक बार क्या कि हैव यू मेड एनी कंटिंजेंसी प्लान्स इन केस समथिंग गोज रॉन्ग? कि भाई कुछ ऐसा भी है जो तेरे बैकअप में हो, जो तुझे सपोर्ट कर दे इन केस समथिंग गोज रॉन्ग। बोला करें इस वाक्य को, बोलो हैव यू मेड एनी कंटिंजेंसी प्लान्स। और मेरे से आगे बोलने की कोशिश कभी ना करें, कोशिश करें कि मेरे साथ साथ बोलेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। वैसे तो लिखा ही हुआ है, आप मुझसे पहले बोल सकते हैं हैव यू मेड कंटिंजेंसी प्लान्स। उससे क्या होगा कि आपका फ्लो सेंटेंस का जुड़ेगा नहीं। फ्लो सेंटेंस का जोड़ना है तो कोशिश करें हैव यू मेड एनी कंटिंजेंसी प्लान्स इन केस समथिंग गोज रॉन्ग। भाई कुछ गलत हो जाए इसके लिए आपने कंटिंजेंसी प्लान्स आपने बनाए कि नहीं बनाए हैं? वेल नेक्स्ट, अगला वर्ड है डेनिजन। द नेक्स्ट वर्ड इज डेनिजन। डेनिजन का मतलब मूल निवासी होता है, कहीं के मूल निवासी। दैट्स कॉल्ड डेनिजन। बहुत बार कई बार क्या होता है कि लोगों को जैसे आप देखते हैं बहुत बार दिक्कत होती है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की समस्या, ये समस्या वो समस्या। कई बार क्या होता है कि जो डेनिजन है वहाँ उस प्लेस के बाहर के लोगों को अलाउ नहीं करते। बहुत बार ऐसा होता है कि मारपिटाई हो जाती है लोगों में, राइट? सो डेनिजन का मतलब होता है मूल निवासी, कहीं के जो मूल निवासी वहाँ के रहने वाले हैं। जैसे मान लीजिए ये जंगल है, इस जंगल में आज तक कोई गए नहीं, तो वहाँ पे जो रहते हैं लोग वो वहाँ के इनहेबिटेंट्स हैं। ये आ गया ना, इनहेबिटेंट, मूल निवासी। अबोरिजिन्स वर्ड हमने किया था पहले, याद करो। जरावा जाति के लोग जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की लोकल प्रजाति है वहाँ की, तो वो इनहेबिटेंट्स हैं वहाँ के, जो मूल निवासी, जो कभी से ही रहते आए। मूल का मतलब क्या होता है? जड़ होता है, राइट? मूल का मतलब क्या है? जहाँ पे जड़ है उसकी, तो कहीं से ही रहते हैं। जैसे गांव में, आप किसी गांव में जाते हो, मान लीजिए इस गांव में आपने घर बनाया, अब इस गांव में आप नए हो, पर जो पुराने लोग रह रहे हैं वो वहाँ के क्या है? डेनिजन। पर आप वहाँ के लिए क्या है? स्ट्रेंजर हैं, फॉरनर हैं, एलियन है। एलियन मतलब क्या होता है? बाहर का, राइट? जैसे कहा जाता है एलियन टेक्नोलॉजी, इसका मतलब क्या है? बाहर का, राइट? जैसे स्टेटमेंट देखो, स्नेक्स एंड स्क्विरल्स, सांप और जो गिलहरियां हैं, आर अमंग द डेनिजन्स ऑफ द फॉरेस्ट। जंगल में वो जंगल के मूल निवासी हैं, भाई रहते तो ये जंगल में ही हैं। कई बार आप ये कहते हो, ध्यान से देखना, कई बार आप ये कहते हो अरे रोड पे सांप आ गया, राइट? रोड पे सांप आ गया, ये देखो यार रोड पे सांप आ गया। अरे भैया सांप गलत जगह, आप कहते हो देखो सांप गलत जगह घूम रहा है। अरे सांप गलत जगह नहीं घूम रहा है, आपने एंट्री की है फॉरेस्ट में रोड बना के, राइट? फॉरेस्ट के ऊपर रोड आया है, फिर रोड के ऊपर सांप आया है। सांप अपनी जगह ठीक था, पर आपने अपना रोड वहां पे बनाया है। सांप तो यहाँ का डेनिजन है भाई साहब। कई बार कहते हैं ये देखो यार शेर आ गया रोड के ऊपर। अरे भैया तुमने रोड बनाया है, कहाँ पे बनाया है? वो रोड के नीचे क्या है? जंगल है। वो जंगल किसकी जगह थी? वो शेर की जगह थी। उस पर आपने क्या किया? उस पर आपने अतिक्रमण किया। यू हैव कन्फिस्केटेड द लैंड ऑफ दीज क्रिएचर्स। सांपों के लिए, गिलहरियों के लिए, और जो अलग अलग तरीके के जो बेचारे जीव हैं उनका रहना दूभर हो गया। सिर्फ इंसान ही इंसान चारों तरफ दिखाई देते हैं, और अगर कोई दूसरा जानवर दिखाई देता है तो उसे लाठी उठा के मार डालते हैं। कहते हैं देखो ये घरों में घुस रहा है। अरे भैया तुम्हारे घर उसकी जगह पे घुसे हुए हैं, ना कि वो घरों में घुस रहा है। बेचारा जाएगा तो कहाँ जाएगा? खेत तो तुमने खत्म कर दिए, जगह उसकी खत्म कर दी, जंगल आपने काट डाले, अब वो जाएंगे तो बेचारे कहाँ जाएंगे? और धीरे धीरे ऐसे ही प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जगहों पर अतिक्रमण हो जाता है। जो डेनिजन हैं वो बेचारे अपनी ही जगह पे स्ट्रेंजर बन के रह जाते हैं। जो डेनिजन हैं वो अपनी ही जगह पे क्या बन के रह जाते हैं? स्ट्रेंजर बन के रह जाते हैं, राइट? तो ऐसा होता है। डेनिजन का मतलब वहाँ के मूल निवासी, रहने वाले। स्नेक्स एंड स्क्विरल्स आर अमंग द डेनिजन्स ऑफ फॉरेस्ट, वो मूल निवासी हैं वहाँ के। अगला वर्ड है डिपिक्ट।
अगला वर्ड क्या है? डिपिक्ट। डिपिक्ट का मतलब चित्रित करना कोई चीज़, पोर्ट्रे, शो, डिस्क्राइब, रिप्रेजेंट, कोई चीज़ डिपिक्ट करना। जैसे हाइड, कंसील और कवर का मतलब क्या है? छिपा लेना। पूर्णतया खुल के अगर कोई चीज़ बताई जा रही है तो डिपिक्ट की जा रही है, राइट। पूर्णतया खुल के अगर किसी बात को बताया जा रहा है तो वो डिपिक्ट किया जा रहा है। जैसे पोर्ट्रे, पोर्ट्रे का मतलब चित्र बनाना है ना। जैसे हम सेंटेंस को देखेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। वर्ड को समझना है तो उसको बिगर फ्रेज में समझो, और बिगर फ्रेज वर्ड का क्या है? सेंटेंस। देखो जरा, पीपल वर शॉक्ड एट द एडवर्टीजमेंट, पीपल वर शॉक्ड एट द एडवर्टीजमेंट विच डिपिक्टेड, जिसने चित्रित किया, जिसने दिखाया, अ वुमन बीटिंग हर हस्बैंड। लोगों को बड़ा मतलब अजीब लगा, और ये तो खैर आम हो गया आजकल, मतलब हर एक दूसरे सीन में दिस रिलेशनशिप इज़ बीइंग मेड फन ऑफ, राइट। और मतलब ऐसा हो गया है आजकल में कि हस्बैंड और वाइफ के अगर रिलेशन को देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल से आजकल देखा जाने लगा है। खासकर अगर हम मूवीज़ की बात करें या अगर हम बात करें एडवर्टीजमेंट्स की, और एक ही तरीके से, एक ही एंगल से दिखाया जाता है कि दे आर फाइटिंग ऑल द टाइम, एंड मतलब एक दूसरे को मार पीट एंड डोमेस्टिक वायलेंस एंड ऑल दैट स्टफ। डिपिक्ट का मतलब दिखाना, पोर्ट्रे, शो, डिस्क्राइब, रिप्रेजेंट। हाइड, कंसील, कवर का मतलब छिपाना। पीपल वर शॉक्ड एट द एडवर्टीजमेंट, यानी कि लोगों को शौक लगा, विच डिपिक्टेड अ वुमन बीटिंग हर हस्बैंड। सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा, और वाक्य जरूर लिखना। वर्ड्स बेशक रह जाए पर एग्जाम्पल जरूर लिखना चाहिए। जो एग्जाम्पल का सेंटेंस है, नेवर मिस इट, नेवर मिस इट, कभी मिस ना करना बेटा। जो एग्जाम्पल का सेंटेंस होता है, एग्जाम्पल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसमें डिपिक्टेड वर्ड आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा। ये लो, डिपिक्ट का मतलब पोर्ट्रे करना, दिखाना, रिप्रेजेंट करना। डिस्क्राइब का मतलब बताना ही तो होता है भाई। टेल प्लस अबाउट से ही तो डिस्क्राइब बनता है, या एक्सप्लेन करना किसी चीज को, वो उस चीज के बारे में बता रहे थे। डिस्क्राइब के बाद अबाउट आना गलत होता है। क्यों गलत होता है? क्योंकि उसमें ऑलरेडी अबाउट होता है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि ही डिस्क्राइब्ड अबाउट द इंसिडेंट, गलत, ही डिस्क्राइब्ड द इंसिडेंट होगा। डिस्पॉइल, अगला वर्ड हमारे पास आ रहा है। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड। डिस्पॉइल माने लूटना, खराब कर देना बेसिकली, या लूटना, बर्बाद करना, है ना। प्लंडर हो गया ना, लूट मचा देना। प्लंडर का मतलब क्या होता है? किसी को लूटना। प्लंडर का मतलब, डिस्पॉइल का मतलब, इस ये एक वर्ब की तरह काम करेगा। इसका मतलब किसी को लूट लेना, राइट। जैसे टाइम डिस्पॉइल्स योर ब्यूटी ऑफ बॉडी, टाइम डिस्पॉइल्स योर ब्यूटी, आपकी सुंदरता को चुरा लेता है। डिस्पॉइल्स, टाइम सिंगुलर एंटिटी है। सो प्लंडर माने लूटना, डैमेज माने खराब करना, मतलब लूटना, स्पॉइल माने खराब करना, मतलब एक तरीके से खराब करना है, लूटना, दोनों सेंस है। वेंडलाइज माने तहस नहस बर्बाद कर देना, राइट। तहस नहस बर्बाद कर देना, बर्बाद करना और लूटना दोनों सेंस होती हैं डिस्पॉइल की, ये बात याद रखना। अच्छा, कंजर्व करना, प्रिजर्व करना, सेव करना, आप जानते हो ना कंजर्व करना का मतलब क्या है, राइट। जैसे पानी की बचत करना तो कंजर्व वाटर, प्रिजर्व वाटर, बचा के रखना, दैट इज कॉल्ड कंजर्व। और प्रिजर्व का मतलब क्या है? ये भी वर्ब है, इसका मतलब होता है बचा के रखना, बचा के रखना। जैसे आपको जो अच्छी बातें सीखने को मिली, क्या उन्हें भूल जाना चाहिए या कंजर्व करना चाहिए? उनको कंजर्व करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए। आप रजिस्टर इसीलिए तो बनाते हैं। नोटबुक, आप जानते हैं नोटबुक बनाना कब शुरू हुआ? इसलिए कि ओरली सब कुछ याद नहीं रहेगा। अगर कभी भूल जाऊंगा तो नोटबुक में चला जाऊंगा, क्योंकि नोटबुक आपका अपना अनुभव है, आपकी अपनी अभिव्यक्ति है। सीखने के बाद आपने उसको लिखा है, तो वो जो लिखना है, जो नोटबुक बनाना है, वो क्या है? वो है उस पूरे के पूरे कोर्स को आपने क्या किया? कंजर्व किया। जो आपने समय बिताया, 1 साल, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, जो भी समय अवधि बिताई आपने उस कोर्स में, उस रजिस्टर के अंदर वो क्या हो गया? वो कंजर्व हो जाएगा, वो प्रिजर्व हो गया, वो आपने सेव कर लिया, राइट। और अगर जिसने अच्छे से नोट्स नहीं बनाए तो डेफिनेटली टाइम ने आपकी मेमोरी को, आपके अनुभवों को डिस्पॉइल कर लिया है, बिल्कुल विश्वास कीजिएगा, राइट। आने वाले 10, 15, 20 दिन, महीने के बाद आपको वो सारी चीज़ें भूल जाएंगी जो आपको आ जाती हैं, ये पक्की बात है, राइट। और फिर बार बार सीखने का, एक तो रिवाइज करना पड़े, एक बार बार सीखना पड़े। सीखना बार बार ज़रूरी नहीं होता, वो वही बच्चा करता है जो अपने नोट्स अच्छे से नहीं बनाता। अपने नोट्स अच्छे से बनाओ, उनको ऐसे रखो जैसे कि वो सबसे ज़्यादा कंटिंजेंसी के समय काम आएंगी आपके। वो कंटिंजेंसी सबसे बड़ी सपोर्ट होंगी आपकी अपनी नोटबुक। अब ऐसा नहीं कि कोई नोटबुक इधर पड़ी है, कोई उधर धूल खा रही है, कोई उधर धूल खा रही है, तो साफ पता लग जाता है कि भविष्य क्या होगा आपका। क्योंकि वो किताब के ऊपर या आपकी नोटबुक के ऊपर धूल नहीं, वो आपके भाग्य के ऊपर धूल होती है। पर
वो भविष्य में आपको पता लगेगा वो कितनी बड़ी धूल है जो इकट्ठी कर रहे हो आप अपने भाग्य के ऊपर। द बर्गलर्स डिस्पॉइल्ड द आर्ट म्यूजियम, इसका मतलब उन्होंने आर्ट म्यूजियम को क्या किया, तहस नहस बर्बाद कर दिया, लूट लिया। दैट्स कॉल्ड द बर्गलर्स डिस्पॉइल्ड द आर्ट म्यूजियम। तो ये सेंटेंस हुआ, इसमें हमने डिस्पॉइल को इस्तेमाल कर लिया। अगला है एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब अभी भी मौजूद। एक तो EXTENT होता है, उसका मतलब क्या होता है, हद, लिमिट। एक्सटेंट EXTENT, इसका मतलब हिंदी में हद होता है और इंग्लिश में उसे क्या कह सकते हो, किस लिमिट तक जा सकते हो, किस एक्सटेंट तक जा सकते हो। पर यहाँ पे ENT नहीं है, देखो यहाँ पे क्या है, ANT, राइट। एक्सटेंट इसका मतलब अभी भी मौजूद है, अभी भी मौजूद, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंट। इन एग्जिस्टेंस, प्रेजेंट और एग्जिस्टिंग। कोरोना, कहते कोरोना अभी गया नहीं है, तो आप क्या कहोगे, कोरोना इज एक्सटेंट। पर वो कौन सा, ANT या ENT? कहते कोरोना अभी गया नहीं है, इसका मतलब यही कहना चाहते हो ना कि कोरोना इज एक्सटेंट। वो ENT नहीं, ANT वाला, यानी कि इन एग्जिस्टेंस ही। बड़ा प्यारा शब्द है, देखो सेंटेंस कितना गजब का है। योर मेमोरीज आर एक्सटेंट इन माई माइंड, बोलो अपने आप से। इसका मतलब क्या है कि मेमोरीज भूल गए या मेमोरीज अभी हैं। योर मेमोरीज आर एक्सटेंट इन माई माइंड, इसका मतलब मैं भूला नहीं हूँ कुछ भी, आपकी जो याददाश्त है वो अभी भी मेरे दिमाग में है। योर मेमोरीज आर एक्सटेंट इन माई माइंड, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंट बेटा। कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना इज नॉट फिनिश्ड, नॉट एग्जॉस्टेड, कोरोना इज एक्सटेंट। वो कोरोना अभी तक गया नहीं है, इसलिए सारी की सारी हिदायतें आपको बरतनी होंगी। योर मेमोरीज आर एक्सटेंट इन माई माइंड, आपकी जो मेमोरीज हैं वो एक्सटेंट है मेरे दिमाग में, यानी कि मैं भूला कुछ भी नहीं हूँ। I have not forgot anything. Your memories are extant. तो मेरे हिसाब से समझ में आया होगा extant आपको। Next, let's take number 8. Extricate. किसी उलझन से सुलझा देना, किसी उलझन से बचा लेना, किसी को मुक्त कर देना। इंट्रिकेट का मतलब होता है उलझा देना, और किसी को सुलझा देना एक्सट्रिकेट होता है, राइट। एक्सट्रिकेट, एक्सट्रैक्ट, रेस्क्यू, रिमूव, फ्री, सेव, किसी को कहीं से बचा लेना वो एक्सट्रिकेट है। इंट्रिकेट का मतलब उलझाना, तो एक्सट्रिकेट का मतलब सुलझाना, राइट। अगर कोई बहुत उलझा हुआ है, जैसे इंट्रिकेटेड माइंड, इसका मतलब ऐसा दिमाग जो बहुत 20 तरीके के विचारों में उलझा हुआ है, राइट। इंट्रिकेट का मतलब किसी प्रॉब्लम में फंस जाना, और डिस्कार्ड माने प्रॉब्लम को त्याग देना। एक ये अबेंडन, डंप और डिस्कार्ड तीनों का मतलब क्या है, त्यागना, किसी चीज को त्यागना। और एक्सट्रिकेट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से त्याग ना पाना और उसमें उलझ जाना। एक सेकंड, नहीं, इसको हम एक्सट्रिकेट को कह सकते हैं एक तरीके से। इंट्रिकेट का उल्टा है बेटा ये। इंट्रिकेट का मतलब होता है उलझना, यानी कि गेट एंटेंगल्ड, और इसका मतलब क्या है, सुलझ जाना, राइट। हम स्टेटमेंट अगर लें, अगर वाक्य को देखें तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। वी ट्राइड टू एक्सट्रिकेट आवरसेल्व्स फ्रॉम द सिचुएशन, इसका मतलब हम अपने आप को वहां से सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, हम अपने आप को वहां से हटाने की कोशिश कर रहे थे, राइट। और ये जो है इससे थोड़ा सा इसके जो एंटोनिम है वो मैच नहीं कर रहे हैं, पर आप सिर्फ शब्दों का मतलब जान लीजिएगा, राइट। दे आर नॉट मैचिंग हियर विद द सिचुएशन की अबेंडन, डंप और डिस्कार्ड। इस वैसे इसका मतलब त्यागना है, राइट। इनका मतलब त्यागना होता है, दैट यू ऑलरेडी नो। तो एक्सट्रिकेट का मतलब सुलझना है, अबेंडन का मतलब त्यागना। दोनों अलग अलग शब्द है बेसिकली ये, पर आपको शब्दों का पता होना चाहिए, मतलब सिनोनिम एंटोनिम इसको मत रिलेट करिएगा उससे, बस सेंटेंस को समझिएगा एक्सट्रिकेट को। वी ट्राइड टू एक्सट्रिकेट आवरसेल्व्स फ्रॉम द सिचुएशन, हमने अपने आप को सिचुएशन से छुड़ाने की, सुलझाने की, बचाने की, यानी कि अपने आप को फ्री करने की कोशिश की, राइट। सो वी ट्राइड टू एक्सट्रिकेट आवरसेल्व्स फ्रॉम द सिचुएशन। नेक्स्ट, इनसोल्यूबल, और ये एक एडजेक्टिव है, एक विशेषता है, ऐसी कोई चीज जिसका कोई समाधान ना निकलता दिखाई दे, इनसोल्यूबल। जैसे कोरोना जिस तरीके से अगर हम देखें अपने वेरिएंट्स लेके आ रहा है, एक वेरिएंट, दो वेरिएंट, तीन वेरिएंट, 4, 5, 6, ऐसे बहुत सारे वेरिएंट्स मिल रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि जो प्रॉब्लम्स हैं मतलब बढ़ती जा रही हैं, मतलब सॉल्यूशन, बहुत लॉन्ग टर्म सोल्यूशन दिखाई दे नहीं रहा। तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई मैनकाइंड इज फेसिंग ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल प्रॉब्लम्स। अब वो कौन सी प्रॉब्लम है, कोरोना तो है ही, पोल्यूशन भी है, पॉपुलेशन भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, अच्छा जी, अगर हम देखें तो ओजोन लेयर में छेद है, कैंसर केसेस का बढ़ना है, और बहुत सारी प्रॉब्लम है। मैनकाइंड इज फेसिंग ऑलमोस्ट कैसी प्रॉब्लम्स,
वाक्य अगर याद रहेगा और वाक्य अगर आपको समझ आने लगे ना बेटा, तो इसका मतलब आपको वोकैबुलरी समझ में आ रही है। आप न्यूज़पेपर में ऐसे ही तो सेंटेंस आते हैं और कैसे आते हैं। कहीं भी अगर कुछ भी बड़े से बड़ी चीज़ मिलेगी आपको तो अच्छे शब्द और अच्छे वाक्य ही अटकेंगे और कुछ नहीं अटकता बेटा। मैनकाइंड इज फेसिंग ऑलमोस्ट इनसॉल्यूबल प्रॉब्लम्स, राइट। जैसे आप कहते हैं सर वोकैबुलरी को इंप्रूव करना इज माई इनसॉल्यूबल प्रॉब्लम, इसका मतलब मुझे कोई इसका समाधान नहीं मिल रहा, राइट। वोकैबुलरी को इंप्रूव करना बेटा बहुत आसान है। एक सीक्वेंस लेके चलो, अपनी नोटबुक बनाओ, नोटबुक को बार बार रिवाइज करो, लेसन्स को बार बार पढ़ो सुनो, राइट। कुछ की पढ़ने की स्पीड अच्छी होती है तो पढ़ें, जिनकी पढ़ने की स्पीड अच्छी नहीं है तो सुने, लेक्चर्स को सुने बार बार, अपने आप से दिमाग में रहने लगे, और नोट्स जरूर बनाए अपने, राइट। सो मैनकाइंड इज फेसिंग ऑलमोस्ट इनसॉल्यूबल प्रॉब्लम, यानी कि ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जिनका कोई समाधान नहीं है। इनसॉल्यूबल मतलब अघुलनशील बोला जाता है वैसे इसको। इनएक्सप्लिकेबल जिसे एक्सप्लेन ना किया जा सके, अनसॉल्वेबल जिसे सॉल्व ना किया जा सके, बिजार का मतलब अजीबोगरीब, बिजार अजीबोगरीब, स्ट्रेंज, पेक्यूलियर, दैट्स कॉल्ड इनसॉल्यूबल। एक बार रिवीजन जरूर लेंगे हम सारे वर्ड्स की। अगला वर्ड है मेलाइन। मलाइन, और ये एज अ वर्ब यहां पे इस्तेमाल हुआ बेटा मलाइन। मलाइन का मतलब हो गया बेसिकली, ये वर्ब है, एज अ वर्ब इस्तेमाल है यहाँ पे। वर्ब का मतलब यहाँ पे काम की तरह, मलाइन का मतलब होता है किसी पर कीचड़ उछालना, राइट, किसी पर कीचड़ उछालना। स्लेंडर माने कलंक लगाना। हम इसको एज अ वर्ब इस्तेमाल कर लेते हैं। डोंट ट्राई टू मलाइन अदर्स, टू इम्प्रूव योर इमेज, अपनी इमेज को सुधारने के लिए दूसरों पर कीचड़ मत उछालो। कलंक लगाना स्लेंडर है। क्रिटिसाइज करना, आप जानते हो क्रिटिसाइज तो बड़ा कॉमन वर्ड है। स्मीर दाग लगाना, जैसे द स्वॉर्ड स्मीर्ड बाय ब्लड, द स्वॉर्ड स्मीर्ड बाय ब्लड, यानी कि ऐसी तलवार जिसपे खून ही खून लगा हुआ है। द स्वॉर्ड स्मीर्ड बाय ब्लड, ब्लड से रंगी हुई तलवार, दैट्स कॉल्ड स्मीर्ड, राइट। लिबल, लेबल का भी मतलब क्या हो गया, दाग लगाना। लाइबल का मतलब एक तरीके से एक तो लेबल होता है, एक लेबल होता है। लेबल का मतलब क्या हो गया, दाग लगाना, बेइज्जत करना, कलंक लगाना, राइट। जैसे कई बार क्या होता है कि कर्मों से अगर आप किसी व्यक्ति को नहीं हरा पाते तो क्या करते हो भाई, उस पर दाग लगा दो, कलंक लगा दो। और कलंक भी दो ही तरीके के हो सकते हैं, या तो कामिनी का या कंचन का। कंचन मतलब पैसा, कामिनी मतलब कैरेक्टरलेसनेस एक तरीके से। तो मेलाइन का मतलब एज अ वर्ब हमने सेंटेंस देखा पहले। डोंट ट्राई टू मेलाइन अदर्स टू इंप्रूव योर इमेज, अपनी इमेज को सुधारने के लिए दूसरों पर कलंक लगाने की कोशिश ना करें। अच्छा, प्रेज, एडमायर और एक्सटॉल। एक्सटॉल वर्ड हम बहुत बार कर चुके, मतलब प्रशंसा करना। प्रेज कॉमन वर्ड है, एडमायर कॉमन वर्ड है, एक्सटॉल कॉमन वर्ड है, ये उल्टे शब्द हैं इसके। यहाँ पे हमने मेलाइन को एज अ वर्ब नहीं लिया, हमने यहाँ दिखाने की ये कोशिश की है बेटा कि यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल होता है। ये देखो क्या है, इफेक्ट्स हैं। तो इफेक्ट्स क्या हुए, एक नाउन हुआ, सिर्फ इफेक्ट्स हैं या मलाइन इफेक्ट्स। मलाइन इफेक्ट्स का मतलब कैसे इफेक्ट्स होंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी कि घटिया जो इफेक्ट्स हैं। द मलाइन इफेक्ट्स ऑफ इलिसिट ड्रग्स। इलिसिट का मतलब क्या है, अवैध, गैर कानूनी, राइट। इलिसिट का मतलब क्या है, अवैध, अवैध ड्रग्स, गलत ड्रग्स। द मेलाइन इफेक्ट्स ऑफ इलिसिट ड्रग्स मेड हिम मैड, यानी कि उसे पागल बना दिया। होता है ना जो नशा मुक्ति वाले होते हैं, उसमें आप देखते होगे होता क्या है व्यक्ति के साथ, राइट, व्यक्ति पागल हो जाता है। द मलाइन इफेक्ट्स यानी कि घटिया इफेक्ट्स जो थे अवैध ड्रग्स के, मेड हिम मैड यानी कि उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और वो अपनी जो उसकी दिमाग की सही अवस्था थी उसको कभी प्राप्त नहीं कर पाया। दैट इज कॉल्ड मलाइन। अब आप ने मेरे हिसाब से सारी चीज़ें नोट कर ली होंगी। अब आप बिल्कुल नोट करना बंद कर दें और मेरे साथ सारे के सारे एग्जाम्पल्स को धीरे धीरे पढ़ने की और समझने की कोशिश करें। जो जो एग्जाम्पल्स हमने लिए वो सारे एग्जाम्पल वाले सेंटेंस पढ़ेंगे हम शुरू से। अपनी नोटबुक को बिल्कुल साइड में रख दें और सेंटेंस को मेरे साथ बोलेंगे, बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, राइट। चलिए,
बोलेंगे मेरे साथ, द कैरिकेचर। क्या होता है कैरिकेचर? कार्टून। और समझ के देखेंगे, द से लेके इस फुल स्टॉप मुझे सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? द से लेके इस फुल स्टॉप तक सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? द कैरिकेचर ऑफ द मेयर इन दिस मॉर्निंग्स पेपर इज द बेस्ट ही हैज एवर ड्रॉन। मैं आपको हिंदी नहीं बताऊंगा, आप बताइए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल सही बात है। अगले वाक्य पर आते हैं। द गवर्नमेंट, शाबाश, बहुत अच्छे। द गवर्नमेंट हैज टर्न्ड, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? हैज टर्न्ड अ माइनर लोकल प्रॉब्लम, फिर से बोले और क्लियर बोलिएगा, द गवर्नमेंट हैज टर्न्ड अ माइनर लोकल प्रॉब्लम इनटू अ फुल ब्लोन रीजनल कॉन्फ्लिग्रेशन। बताइए वाक्य समझ में आया? वाक्य समझ में आना चाहिए, यही कॉम्प्रिहेंशन है बेटा। हर शब्द हर वाक्य को समझना कॉम्प्रिहेंशन है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही होता है अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको लिखे हुए शब्द और वाक्य समझ में आ रहे हैं, इसका मतलब आपको बातें समझ में आ रही हैं, और अगर वो समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो फिर कोई फायदा नहीं। और रिवीजन जरूर किया करो। कंटिजेंसी पर हम पहुंच गए और कंटिजेंसी का अपना एग्जाम्पल लेते हैं। हैव यू मेड, शाबाश, बोलेंगे हैव यू मेड एनी कंटिजेंसी प्लान्स इन केस समथिंग गोज रॉन्ग। राइट भाई, क्या आपने कोई प्लान बना दिया है? और मेरे साथ बोलेंगे, बिल्कुल सही, जरूरी है बोलना बेटा। हैव यू मेड एनी कंटिजेंसी प्लान्स इन केस समथिंग गोज रॉन्ग? बिल्कुल सही बात है। डेनिजन पर आ गए। राइट, डेनिजन आप जानते हैं क्या होता है? स्नेक्स एंड स्क्विरल्स आर अमंग द डेनिजन्स ऑफ द फॉरेस्ट। शाबाश, अब आपका नंबर, आप बोलो। बिल्कुल सही। अगला वर्ड डिपिक्ट है। डिपिक्ट का मतलब चित्रित करना होता है। राइट, लेट्स टेक द सेंटेंस। द एग्जाम्पल इज, people were shocked at the advertisement। उच्चारण को भी ठीक कीजिएगा, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे ही बोलने की कोशिश कीजिए। People were shocked at the advertisement which depicted a woman beating her husband। बिल्कुल सही। अगला वर्ड despoil है। एग्जाम्पल लेते हैं। the burglars despoiled the art museum। the burglars despoiled the art museum। वाक्य का मतलब समझ आ रहा है? बिल्कुल सही। राइट, सेंटेंस का मतलब समझ में आना चाहिए बेटा, सबसे बड़ी चीज़ यही है। नेक्स्ट, हम कह सकते हैं कोरोना इज नॉट एक्सटेंट, प्लीज स्टे सेफ। वाक्य लेते हैं एक्सटेंट से। राइट, लिखेंगे योर मेमोरीज, बोलेंगे मेरे साथ, योर मेमोरीज आर एक्सटेंट इन माई माइंड। योर मेमोरीज आर एक्सटेंट इन माई माइंड। एक सांस में बोलो। बड़ा गजब का सेंटेंस है। नेक्स्ट, वी ट्राई टू एक्सट्रिकेट ourselves from the situation। उच्चारण भी साथ साथ मेरे साथ बोलते रहेंगे तो उच्चारण सही निकलेगा बेटा। We tried to extricate ourselves from the situation। बिल्कुल सही। insoluble, और वाक्य आप जानते ही हैं, mankind is facing almost insoluble problems। राइट, तो दोबारा से एक बार पढ़ते हैं, मेरे साथ बोलेंगे। mankind is facing almost insoluble problems। अगला, the malign effects of illicit drugs made him mad। बहुत अच्छे से नोट्स बनाते रहिएगा बेटा, बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को करते रहिएगा। राइट, क्रिएटिविटी अपनी लगातार बढ़ाते रहिएगा, शब्दों और वाक्यों की समझ बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी बनाते रहिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद मी। और उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। राइट, अगर आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं, बस एक ही बात कहूँगा, अब ये बार बार कहना कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मुझे बड़ा अजीब लगता है ना। मैं बार बार कहता हूँ, आप जानते हैं 125वां सेशन तो वोकैब का ले रहा हूँ और दूसरे सेशन से अलग हैं। बस जिसको अच्छा लगे कि हाँ ये किसी के काम आ सकता है, तो अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपका मन कहता है कि हमें शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, यू कैन टेल। अगर अंदर से आवाज़ नहीं आती तो डोंट डू इट। सो थैंक यू, थैंक्स लॉट। क्रिएटिव रहिएगा, खुश रहिएगा, हैप्पी रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स लॉट। गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।